तो हम पढ़ लेते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट का हमने पढ़ लिया था। देखो ऐसी करंट सर्विस कॉस्ट आपने बुक करनी है एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू दैट ईयर। ठीक है, करंट सर्विस कॉस्ट यानी ग्रेचुटी ईयर एंड पर टू डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन यानी ग्रेचुटी पेबल या प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ठीक है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बुक कर लो जो आपने प्रेजेंट वैल्यू पे आप लेके आई हो, फिर उस डिस्काउंट को अनवाइंड भी करोगे ना, तो इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट टू डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ इनटू डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये इंटरेस्ट वाइंड अप की बात है। एक्चुअल गेन मैंने बताई दी आपको, ईयर एंड पे जो भी एक्चुअल का सर्टिफिकेट आएगा उससे अगर आपका डीबीओ इंक्रीज होता है यानी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इंक्रीज होती है तो एक्चुअल लॉस बुक करोगे, ओसीआई में जाएगा। और अगर डिक्रीज होती है लायबिलिटी तो गेन बुक होगा, ओसीआई में जाएगा। बात करते हैं पास सर्विस कॉस्ट की। पास सर्विस कॉस्ट क्या होती हैं? वो रिकग्नाइज करनी होती है ऑन डीबीओ ड्यू टू चेंज इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स अनाउंस्ड बाय द एंटिटी इन चेंज बेनिफिट परसेंटेज। यानी अगर एंटिटी ने कुछ चेंज किया है बेनिफिट में, बेनिफिट परसेंटेज कुछ चेंज किया है, ठीक है, उस बेनिफिट परसेंटेज चेंज की वजह से आपका जो डीबीओ है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, या तो इंक्रीज इन बेनिफिट परसेंटेज इन प्लान, जो भी आप डिफाइंड बेनिफिट प्लान यानी ग्रेचुटी पे करना चाहते हो वो आप इंक्रीज़ करना चाहते हो उस प्लान के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली बात है तो डीबीओ की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो अब ये खर्चा आपका पास सर्विस के रूप में होगा। ठीक है, ये पास सर्विस के रूप में होगा, तो पास सर्विस कॉस्ट डेबिट टू डीबीओ। और अगर सेकंड सिनेरियो, अगर डीबीओ आपका डिक्रीज होता है परसेंटेज प्लान चेंज इन परसेंटेज प्लान की वजह से, अगर डीबीओ डिक्रीज होता है तो रिवर्स एंट्री मारोगे डीबीओ डेबिट टू पास सर्विस कॉस्ट। तो पास सर्विस कॉस्ट कुछ नहीं है, जो भी एडिशनल आपकी कॉस्ट आई है, ठीक है, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन बेनिफिट प्लान्स। अगर इंक्रीज होती है लायबिलिटी आपकी डीबीओ की तो आप करोगे पास सर्विस कॉस्ट डेबिट टू डीबीओ, डिक्रीज होती है तो डीबीओ डेबिट टू पास सर्विस कॉस्ट। तो ये होगी पास सर्विस कॉस्ट। अब बात करते हैं अगली। देखो उसके बाद जब आपको एम्प्लॉयमेंट को पेमेंट करना होगा, जब आपका एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के बाद जो एम्प्लॉयज़ का रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपको वो बेनिफिट पे करना होगा। तो जितनी भी डीवीओ की लायबिलिटी एक्यूमुलेट हुई है ड्यूरिंग द ईयर्स यानी 20 सालों के अंदर अंदर में, हर साल आप लोग क्या बुक कर रहे होंगे? करंट सर्विस कॉस्ट बुक कर रहे होंगे, ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट बुक कर रहे होंगे, ठीक है, पास सर्विस कॉस्ट कुछ हुई तो वो बुक कर रहे होंगे, एक्चुअल लॉस वगैरह बुक कर रहे होंगे। तो जो भी बुक कर रहे हो जिससे आपकी डीवीओ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है, ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो जो भी डीबीओ आपका एक्यूमुलेट हुआ 20 साल के बाद यानी एम्प्लॉयमेंट के बाद, वो आप डेबिट कर दोगे टू बैंक, बैंक से पेमेंट कर दोगे। ठीक है, अब एक अलग सिनेरियो पढ़ते हैं, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। कर्टेलमेंट क्या होता है? कभी कभी एंटिटी क्या करती है? कर्टेल करती है यानी रिड्यूस करती है बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान। यानी कभी कभी उसको लगता है कि भाई हम लोग डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कुछ कर्टेलमेंट करना चाहते हैं, कुछ रिडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो कर सकती है। और जो सेटलमेंट है वो जल्दी करना चाहती है मेच्योरिटी से पहले, यानी अगर 20 साल बाद मेच्योरिटी है, 20 साल बाद अगर एम्प्लॉय को बेनिफिट पे करना है एम्प्लॉयमेंट के बाद, बट हम जल्दी सेटल करना चाहते हैं, तो उस वजह से हम कुछ कर्टेलमेंट करेंगे कि भाई हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम कुछ ना कुछ रिडक्शन करेंगे, तो वो सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको सेटलमेंट करना होगा। तो आपको एंट्री क्या पास करनी है? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट, जो भी आपका उस दिन तक का जो भी एक्यूमुलेटेड डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होगा वो डेबिट कर दोगे, टू बैंक पेमेंट कर दोगे। अब अगर आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी तो आप लॉस ऑन सेटलमेंट कर दोगे कि भाई मुझे सेटलमेंट में एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी है, तो वो आपका लॉस ऑन सेटलमेंट अकाउंट में चला जाएगा डेबिट में। और अगर गेन होता है तो टू गेन ऑन सेटलमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया नीरज कर्टेलमेंट और सेटलमेंट का केस में जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की कैसे स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, स्टेटमेंट में देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ जो भी रहा होगा वो, करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट होगी प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट होगी, जो भी हम लोग अनवाइंड करेंगे हर साल। करंट सर्विस कॉस्ट हर ईयर जो भी हम लोग डेबिट कर रहे हैं पीएल के अंदर, इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी डेबिट कर रहे हैं पीएल के अंदर, ठीक है, एक्चुअल गेन और लॉस हर ईयर में जो भी हमारा गेन और लॉस हुआ होगा वो, पास सर्विस कॉस्ट अगर एडिशनल बेनिफिट कुछ हुआ तो, उसके बाद पेमेंट जो भी हम कर देंगे एम्प्लॉय को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, उसके एम्प्लॉयमेंट के बाद वो माइनस कर देंगे, या रिडक्शन हुआ है डीबीओ में ड्यू टू कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट की वजह से अगर कुछ रिडक्शन हुआ है डीबीओ में वो माइनस कर देंगे। तो जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा वैसा कैलकुलेट हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो ये होगी पूरी स्टेटमेंट कि ऐसे हम लोग पूरा का पूरा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का चार्ट बनाते हैं। सेम ऐसे लेजर भी बन जाता है इसका, लेजर में ऐसे ओपनिंग वगैरह जो हम करते हैं, ओपनिंग डीबीओ, ठीक है, ठीक है, उसमें करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्चुअल गेन वगैरह, पेमेंट, ऐसे करते करते क्लोजिंग निकाल लेते हैं।
ठीक है। तो ये लेजर्स बन जाएगा, ये स्टेटमेंट है ऊपर वाला और ये आपका पूरा लेजर है, तो ये लेजर बन जाता है। तो मैंने लेजर बनाया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मैंने स्टेटमेंट में शो कर दिया, सेम आप लेजर में पुट कर सकते हो उसको। अब बात करते हैं देखो प्लान असेट की। सेकंड, देखो ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी को कुछ बेनिफिट पे करना है एम्प्लॉय को, लेट्स से 20 सालों के बाद, मुझे 20 साल के बाद अपने जो मेरे एम्प्लॉय हैं उनको कुछ बेनिफिट पे करना है, तो वो मैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के रूप में हर साल खर्चा बुक कर रहा हूँ और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में अपनी लायबिलिटी क्रिएट करता जा रहा हूँ। जैसे हम ग्रेचुइटी का प्राइमरी एग्जांपल लेते हैं, तो ऑब्वियसली इसको मीट आउट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कंपनी कहती है भाई मुझे 20 साल बाद कुछ पेमेंट करनी है, तो उसके लिए मैं आज क्यों ना एक इन्वेस्टमेंट करूँ, एक इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, उससे जो भी मुझे रिटर्न आते रहेंगे उसको मैं अपनी इनकम बुक करता रहूँगा, उसको इकट्ठा होते रहेंगी वो प्लान एसेट में। ठीक है, वो प्लान एसेट कुछ भी हो सकता है, लेट से मैं कहीं भी इन्वेस्ट, मैं एफडी करा लूँ, ठीक है, या कहीं ना कहीं मैं कुछ बॉन्ड्स खरीद लूँ, या कुछ मतलब कहीं ना कहीं मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दूँ, ठीक है, प्लान असेट में, ताकि वो एक तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाए, एक तरह से सेविंग बोल सकते हो, कि जो भी मेरा डीबीओ की लायबिलिटी होगी उसको मीट आउट करने के लिए, उसको पे करने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट आज ही कर दी। जिस ईयर में मैं डीबीओ बना रहा हूँ, जिस साल से मैंने डीबीओ बनाना शुरू किया, उसी साल में एक इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा प्लान असेट के रूप में। ठीक है, प्लान असेट तो मैंने उसको नाम दे दिया कि वो प्लान असेट है, वो हो कुछ भी सकता है, लेट से वो कोई एफडी हो सकती है, ठीक है, या कहीं मैंने कहीं कोई 20 साल के लिए एफडी करवा दी, या कोई डिबेंचर्स खरीद लिए, या कुछ भी, मतलब एक तरह से फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने। ठीक है, तो वो प्लान एसेट के रूप में हम उसको बोल सकते हैं कि वो प्लान एसेट है। तो वो प्लान एसेट में बना क्यों रहा हूँ, मेरी जो डीबीओ की लायबिलिटी होगी, यानी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की जो लायबिलिटी होगी, उसको मीट आउट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको हम फेयर वैल्यू पे जो है हर साल उसको जो है हम रिकग्नाइज करते जाएंगे। तो जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया उस डिफाइंड बेनिफिट वो प्लान एसेट में, उसको क्या करोगे, प्लान एसेट को मैं रिकग्नाइज कर दोगे ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंट्री पास करोगे प्लान एसेट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये प्लान एसेट एफडी भी हो सकती है, कुछ डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, या कुछ और तरह की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, लेट्स से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो मैंने प्लान एसेट डेबिट टू बैंक कर दिया, जो भी मैं कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करूँगा। ये तभी क्रिएट करनी है आपने उसी साल से जिस साल से आप डीबीओ क्रिएट करोगे। जिस साल मैंने डीबीओ अपनी लायबिलिटी बनाई, उसी साल में प्लान एसेट में एक इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा कि भाई इसको मीट आउट करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर दी मैंने आज। जो भी इस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा प्लान एसेट पे, वो मैं बुक करता जाऊँगा हर साल, प्लान एसेट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, हर साल जो भी मुझे इंटरेस्ट आएगा उसका बैलेंस ऑफ प्लान एसेट टू इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेम ही रहेगा जो डिस्काउंट रेट रहेगा, जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में जो डिस्काउंट रेट है वही मेरा प्लान एसेट में भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा। मैं ये मान के चलता हूँ, ये एजम्पशन चलती है कि भाई जितना इंटरेस्ट मैं वहाँ बुक कर रहा हूँ अपना अनवाइंड करने के लिए, उतना ही मैं यहाँ इंटरेस्ट अर्न भी कर लूँगा प्लान एसेट में, ये ऐसी एजम्पशन है। ठीक है, तो प्लान एसेट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न हर साल जो भी मुझे मिलता जाएगा। एक्चुअल गेन और लॉस, उस प्लान एसेट पे एक्चुअल गेन लॉस कैसे होगा, हर साल मैं उसको एक तरह से फेयर वैल्यू पर रिकग्नाइज करूँगा कि भाई मुझे हर साल पता चलेगा मेरा जो प्लान एसेट है, लेट एफडी है या शेयर्स हैं जो भी है, उसकी आज फेयर वैल्यू कितनी है, उसको फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज करूँगा। अगर मेरी एक्चुअल वैल्यू से वो ज़्यादा हुई तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो एक तरह से गेन होगा, तो प्लान एसेट डेबिट टू एक्चुअल गेन ओसीए में जाएगा। और अगर मेरी फेयर वैल्यू कम हुई उससे, जो मेरी एक्चुअल मेरी बुक्स में भी आ रही है, उससे कम हुई फेयर वैल्यू, तो मैं लॉस बुक करूँगा, एक्चुअल लॉस डेबिट टू प्लान एसेट। ठीक है, तो ये होगी आपकी। उसके बाद अगर मुझे विड्रॉ करना है, विड्रॉ कब करूँगा, जब मुझे पता है मेरी लायबिलिटी मुझे डीबीओ पे करनी है, या मुझे अर्ली सेटलमेंट करना है कुछ। ठीक है, सेटलमेंट करना है, अर्ली सेटलमेंट करना है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का, या एम्प्लॉयमेंट के बाद सेटलमेंट करना है, तो ऑब्वियसली बात है जब मैं ऑब्लिगेशन पे करूँगा तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लूँगा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी इसलिए ना कि मैं ताकि अपनी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को पे कर सकूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट, तो मैं विड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, तो सेम मैंने सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लान एसेट बना लिया, जो मैंने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बनाया था वैसे एक प्लान एसेट बना लिया उसको मीट आउट करने के लिए। उसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जैसे प्लान एसेट का है, जैसे हमने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का एक स्टेटमेंट देखा, वैसे हम प्लान एसेट का देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट, ये वाला जिससे मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, ये उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हर साल का ऐड होता जाएगा। अगर मैं और कंट्रीब्यूशन करता हूँ कि भाई मेरी ऑब्लिगेशन बढ़ती जा रही है, तो मैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाता जाऊँ, तो वो ऐड करता जाऊँगा मैं। विड्रॉल करना होगा जब मुझे पेमेंट करनी होगी बेनिफिट की, या सेटलमेंट करना होगा, तो मैं विड्रॉ कर लूँगा, तो वो माइनस कर दूंगा वो अमाउंट। एक्चुअल गेन और लॉस जो भी ऐड माइनस होगा वो मैं कर दूंगा यहाँ पर। क्लोजिंग बैलेंस मेरा निकल आएगा, तो ये मेरा प्लान एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब देख लेते हैं एक्चुअल रिटर्न क्या होगा प्लान एसेट के ऊपर। प्लान एसेट के ऊपर में एक्चुअल रिटर्न कितना होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी हुआ, ठीक है, हर साल, प्लस माइनस जो भी एक्चुअल गेन और लॉस है। ठीक है, तो आपका नेट आ जाएगा कि नेट आपको एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, प्लस माइनस, अगर एक्चुअल गेन हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो लॉस, तो ये मेरा नेट एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा प्लान एसेट के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं नेट डिफाइंड लायबिलिटी और असेट।
अब नेट डिफाइंड लायबिलिटी एसेट क्या होगा, जब क्लोजिंग बैलेंस हम निकालेंगे, जैसे मैंने कहा भाई एम्प्लॉयमेंट के बाद मुझे पे करनी है लायबिलिटी। अब मेरी लायबिलिटी लेट से मेरी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ है 40 लाख, ठीक है, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट है 38 लाख, ठीक है। तो प्लान एसेट मेरा 38 लाख का है, 40 लाख मेरा उसका है। तो भाई इस 40 लाख के लिए 38 लाख की लायबिलिटी, तो मतलब इस 40 लाख की लायबिलिटी के लिए 38 लाख तो मैं तो यहाँ से मीट आउट कर लूँगा, ठीक है, बची 2 लाख। अब ये जो 2 लाख है ये मुझे पे करनी होगी, ये मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक तरह से नेट डिफाइंड, एक तरह से 2 लाख की लायबिलिटी हो जाएगी, नेट डिफाइंड लायबिलिटी। और मान लो अगर मेरी प्लान एसेट ज़्यादा हो गया, 42 हो गया, तो 2 लाख का फिर उस केस में नेट डिफाइंड असेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर आपका नेट डिफाइंड असेट हुआ क्लोजिंग में, तो क्या ये एक चीज़ लगा रहा है, ये कह रहा है नेट डिफाइंड असेट हुआ तो आपको क्या करना है, उसको आपको रिकग्नाइज करना है लोअर पे। लोअर पे ये हमारा इंड AS 19 बोलता है। कैसे, जो भी आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है ऊपर, यानी 2 लाख, अगर मेरा 2 लाख का मेरा अगर नेट डिफाइंड असेट है 2 लाख का है, और जो असेट की सीलिंग है कि भाई असेट की सीलिंग कुछ हो सकती है कि भाई फिक्स अमाउंट की इतनी सीलिंग है कि लेट से 1 लाख या 1.5 लाख या 3 लाख या जो भी है वो असेट की सीलिंग है, भाई इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उन दोनों का जो भी लोअर होगा उस पर मैं रिकग्नाइज कर दूंगा। अगर असेट सीलिंग मेरा लोअर हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, फिर मुझे उस असेट सीलिंग पर बुक करना पड़ेगा। मैंने कहा ना लोअर पे बुक करना है मुझे। अगर लेट से असेट सीलिंग मेरी 1.5 लाख है और नेट डिफाइंड असेट मेरा 2 लाख है, तो मुझे लोअर पे बुक करना पड़ेगा 1.5 लाख पे। तो मुझे 50,000 से रिड्यूस करना पड़ेगा अपना प्लान असेट। तो मैं एंट्री पास करूँगा, प्लान असेट क्रेडिट, प्लान असेट को क्रेडिट कर दूंगा, और जो खर्चा बुक होगा लॉस ऑन प्लान असेट ड्यू टू सीलिंग, ये मेरा खर्चा बुक हो जाएगा, लॉस ऑन प्लान असेट ड्यू टू सीलिंग। सीलिंग की वजह से जो मुझे लॉस हुआ है 50,000 का, और ये मेरा OCI में चला जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑन प्लान असेट ड्यू टू सीलिंग टू प्लान असेट, तो ये हो गया आपका। स्टेप 4, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट या इनकम। अब जो मेरी खर्चा जो बुक होगा हर साल मेरे PL में वो कैसे जाएगा, इंटरेस्ट जो भी चार्ज करूँगा DBO में वो, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मेरा प्लान असेट में होगा वो मेरा PL के क्रेडिट में जाएगा, ये मेरा PL के डेबिट में। तो नेट अमाउंट निकल आ जाएगा। अब वो नेट अमाउंट या तो इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट एक्सपेंस का होगा, या मेरा इंटरेस्ट इनकम का होगा, ठीक है। तो ये नेट चला जाएगा मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट या इनकम। टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना होगा मेरा, वो होगा मेरा करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट। वो जो मेरा मतलब टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस PL के अंदर जाएगा साल में, वो जाएगा करंट सर्विस कॉस्ट प्लस माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट इनकम, या जो भी कॉस्ट होगी जो मैंने वहाँ पिछले स्टेप 4 में निकाला वो, पास सर्विस कॉस्ट कुछ हुई तो वो, लॉस ऑन सेटलमेंट या गेन ऑन सेटलमेंट वो। तो ये मेरा नेट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इतना चला जाएगा, ठीक है। करंट सर्विस कॉस्ट आपका DBO का, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट या इनकम आपकी प्लान असेट की और ये DBO की नेट करके जो भी होगा, पास सर्विस कॉस्ट, लॉस ऑन सेटलमेंट जो भी होगा, या गेन ऑन सेटलमेंट जो भी होगा। तो मेरा नेट इतना आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस चल जाएगा PL के अंदर हर साल। और नेट रीमेजरमेंट गेन और लॉस क्या होगा, रीमेजरमेंट गेन और लॉस हमेशा OCI में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअल गेन और लॉस ऑन DBO, जो DBO पे जो भी मुझे एक्चुअल गेन और लॉस हुआ है वो, माइनस एक्चुअल गेन और लॉस ऑन प्लान असेट, वो मैं प्लस माइनस कर दूंगा, और लॉस ऑन प्लान असेट ड्यू टू सीलिंग, सीलिंग की वजह से मुझे जो लॉस हुआ है वो। तो जो भी मेरा नेट होगा वो मेरा आ जाएगा नेट रीमेजरमेंट गेन और लॉस, ठीक है, जो मेरा OCI में चल जाएगा हर साल, ठीक है। हर साल मेरा एक्चुअल गेन और लॉस कुछ ना कुछ DBO में होगा, हर साल मेरा एक्चुअल गेन और लॉस प्लान असेट में कुछ ना कुछ होगा, हर साल लॉस ऑन प्लांट असेट ड्यू टू सीलिंग ये भी कुछ हो सकता है ईयर एंड पे, ठीक है। तो मेरा नेट रीमेजरमेंट गेन और लॉस यहाँ पर अपना OCI में इतना जाएगा, यह हो गया आपका इसका। तो ये हमने पूरा नेट डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के बारे में पूरा पढ़ लिया, ग्रेच्युटी का कि कैसे कैलकुलेट होता है। हम लोग डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बनाते हैं और साइड बाय साइड प्लान असेट बनाते हैं। उसमें हमने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई कितना करंट सर्विस कॉस्ट जाएगा, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट बुक करनी है हमें डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में, ठीक है। पास सर्विस कॉस्ट बुक करनी है अगर कुछ चेंज होता है प्लान्स में, ठीक है। पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वगैरह वगैरह, और एक्चुअल गेन और लॉस बुक करना है DBO में। तो ये हो गया डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। सिमिलरली मैं प्लान असेट बनाता हूँ, प्लान असेट में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा वो ऐड होगा, जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो मैं इनकम में बुक करूँगा, एक्चुअल गेन और लॉस होगा फेयर वैल्यू पे लाने के बाद वो मेरा चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जब मैं पेमेंट करूँगा तो मैं उससे मीट आउट कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा हमारा डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग फॉर अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट कुछ हो सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉयर अगर अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट कुछ देना चाहता है, ठीक है, तो वो उसकी मर्जी है, वो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय डिपेंड करेगा। तो उसकी भी अकाउंटिंग हमें सेम ऐसे ही करनी है जैसे हमने ऊपर वालों की करी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है।
लास्ट हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट का की अकाउंटिंग कैसे होगी? देखो मैंने बोला ना, अकाउंटिंग एंटिटी कभी कभी कुछ टर्मिनेशन प्लान लेकर आती है कि भाई वो अपना कुछ प्लांट क्लोज कर रही है या अपना ऑफिस बंद कर रही है, ठीक है, तो उस केस में उसको कुछ टर्मिनेट करने पड़ेंगे हमें एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। एम्प्लॉय को जब टर्मिनेट करना पड़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉय को ऐसे ही नहीं निकाल सकते। जब आप एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय आप टर्मिनेट, एक तो होता है आप अपने एम्प्लॉय को फायर करते हो कि आपने एम्प्लॉय को फायर कर दिया, निकाल दिया जॉब से ड्यू टू उसने कुछ फ्रॉड किया, कुछ अनएथिकल बिहेवियर किया जो आपकी पॉलिसी नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो अलग बात होगी। तो आप क्यों कोई कंपनसेशन दोगे ना, तो कोई बात ही नहीं होगी। तो आपने एम्प्लॉय को निकाला है क्योंकि उसने कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है आपकी पॉलिसी का, या कुछ अनएथिकल बिहेवियर किया जिस वजह से आपने एम्प्लॉय को निकाला है, वो अलग चीज़ होगी। ये टर्मिनेशन वो है जब एम्प्लॉयर निकाल रहा है ड्यू टू कि उसने अपना कोई प्लांट क्लोज कर दिया या ऑफिस वो बंद करने वाला है, जिसमें एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, पर फिर भी उसको टर्मिनेट किया जा रहा है। तो आप जब एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हो, उसकी कोई उसमें गलती भी नहीं है, मतलब उसका कोई ऐसा फॉल्ट भी नहीं है, तो उस केस में आपको उसका कंपनसेशन पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जो कंपनसेशन है उसको हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय ने एंटिटी जब भी कोई टर्मिनेशन प्लान लाएगी तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ कंपनसेशन पे करेगी, जिसको हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। अब वो कंपनसेशन या तो टर्मिनेशन पे करेगी पे, या एज अ पार्ट ऑफ सैलरी पे करेगी। लेट्स से उसको पता है कि भाई मैं 4 साल 5 साल बाद मैं मैंने 10 साल के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, 10 साल बाद मेरे को ये मेरी फैक्ट्री मेरी बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तो मैं इन एम्प्लॉय को एज अ पार्ट ऑफ सैलरी एक्सेस कुछ पेमेंट करता रहूँगा, पार्ट ऑफ सैलरी, कि आप एक तरह से कंपनसेशन मैं आपको सैलरी के दौरान ही पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंपनसेशन ड्यूरिंग द ईयर भी, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट भी पे किया जा सकता है, जो एज अ पार्ट ऑफ सैलरी पे होगा। या अगर पार्ट ऑफ सैलरी पे नहीं होता तो जब टर्मिनेट करोगे तब आप पे कर सकते हो, तो उसी समय इकट्ठा पे कर सकते हो। तब एंट्री पास करोगे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन डेबिट टू रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पेबल अकाउंट, और जब पेमेंट करनी होगी तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री आप कर दोगे पोस्ट टर्मिनेशन पे। तो ये होगी आपकी अकाउंटेड फॉर टर्मिनेशन बेनिफिट। तो हमने चारों पढ़ लिए एम्प्लॉय बेनिफिट में। फर्स्ट शॉर्ट टर्म बेनिफिट, जो भी आपके सैलरी वेजेस थे वो पढ़ लिया हमने पूरा का पूरा उसका ट्रीटमेंट, जिसमें हमारा सैलरी इंक्लूड हो गया था, ठीक है, हमारा लीव बोनस सब इंक्लूड हो गया था। सेकंड हमने पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट पढ़ लिए, ठीक है, जिसमें हमारा EPF ESI आ गया, ग्रेचुइटी आ गया, पेंशन आ गया, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ लिया लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जिसका मैंने बताया सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा जो हमने ऊपर पढ़ा है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का। चौथा और लास्ट हो गया हमारा टर्मिनेशन बेनिफिट, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करता है, कुछ टर्मिनेशन प्लान लेके आता है, तो उस केस में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे करता है। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? पोस्ट टर्मिनेशन है तो सीधा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बुक कर दो टू रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पेबल अकाउंट, और पेमेंट के टाइम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पेबल टू बैंक अकाउंट। और अगर ड्यूरिंग द सैलरी पार्ट ऑफ सैलरी पे कर रहे हो तो सीधा सैलरी के साथ ही पे करते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट का पूरा इंडियस 19। थैंक यू सो मच।